आज लोक प्रशासन में हम लोग कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के बारे पढ़ेंगे। कैबिनेट सेक्रेटेरिएट क्या होता है, मंत्रिमंडलीय सचिवालय और उनका रोल क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ कैबिनेट सेक्रेटरी। कैबिनेट सेक्रेटरी कितना पावरफुल होते हैं और क्या भारत की सरकार में उनकी बहुत चलती है। ऐसे क्वेश्चंस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। जो क्वेश्चंस आते हैं मंत्रिमंडलीय सचिवालय कैबिनेट सेक्रेटेरिएट को लेकर, या जो क्वेश्चन आते हैं कैबिनेट या सुपर कैबिनेट को लेकर, वो सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो आप उसको जरूर से देख लीजिएगा। तो क्या है मंत्रिमंडलीय सचिवालय, बेसिकली क्या है और ये केंद्रीय सचिवालय से कैसे अलग है। जो प्रधानमंत्री के टोटल काम होते हैं वो जिम्मेवारी किसके पास होता है, ये तमाम क्वेश्चन पर बात करेंगे लोक प्रशासन में। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ये महत्वपूर्ण पार्ट हैं। जो 3 शुरुआती चैप्टर है, एक सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, दूसरा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में क्या डिफरेंस होता है, तीसरा केंद्रीय सचिवालय कैसे काम करता है, चौथा कैबिनेट सेक्रेटरी के काम क्या होते हैं, जो क्वेश्चंस अभी तक आए हुए हैं, और पांचवा आता है कि प्रधानमंत्री कार्यालय की शक्ति क्या है। तो इन तमाम चीजों पर करेंगे। तो इसमें भी कैबिनेट सेक्रेटेरिएट में भी कोई भी सचिवालय की जब बात करेंगे तो उसमें यही जो प्रारूप है यही रहेगा। सचिव होंगे या अतिरिक्त सचिव होंगे या संयुक्त सचिव होंगे, निदेशक या उपसचिव होंगे, अवर सचिव होंगे और अनुभाग अधिकारी होगा। हर सचिवालय का ऑलमोस्ट यही वर्क रहेगा। तो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट में देखेंगे कि कैबिनेट सेक्रेटेरिएट इसमें भी सेम प्रोसेस से बात करेंगे जैसा हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि 1961 का जो एक्ट है उसके अनुसार कैबिनेट सेक्रेटेरिएट काम करता है, 1961 के कानून के द्वारा काम करता है। और इसमें भी एक पॉलिटिकल हेड होगा, एक पॉलिटिकल हेड होंगे। पहले समझ लीजिएगा तब लिखिएगा, आप बाद में भी देख करके लिख सकते हैं। और दूसरा एक एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होगा जैसा उसमें होता था सेंट्रल में। अब देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव हेड तो नाम से क्लियर है, जो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं कि कैबिनेट सेक्रेटरी। ये भारत सरकार में अगर रैंकिंग देखेंगे तो इसका 11वें नंबर पर रैंक है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी सचिव में, हर डिपार्टमेंट के सचिव में सबसे सीनियर मोस्ट पोस्ट और सबसे पावरफुल पोस्ट एक कैबिनेट सेक्रेटरी का होता है। तो यूपीएससी से जाएंगे, जब भी हम लोग सेक्रेटरी की बात करते हैं तो अमूमन वो यूपीएससी से होते हैं या फिर स्टेट कमीशंस का प्रमोशन होकर के राज्य में जो सचिव बनते हैं। लेकिन इसका पॉलिटिकल हेड कौन होगा, इसका राजनीतिक हेड कौन होगा, तो यहां पर यह समझना है कि कैबिनेट से नाम से क्लियर हो रहा है कि कैबिनेट सेक्रेटरी कैबिनेट की चीजों को देखेगा। तो जैसे भारत में अगर आप देखिए तो एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, मंत्री परिषद है। इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर कैबिनेट एक विंग है, इसके अंदर राज्य मंत्री स्टेट मिनिस्टर का एक विंग है और इसके अंदर डिप्टी मिनिस्टर का एक विंग है। तो ये सभी के हेड होते हैं प्रधानमंत्री। इसलिए सीधे तौर पर कैबिनेट सेक्रेटेरिएट का पॉलिटिकल हेड प्रधानमंत्री हो जाएगा।
क्यों हो जाएगा? क्योंकि हमारे संविधान के मुताबिक मंत्रिमंडल का प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं। इसलिए जो भी विंग प्रधानमंत्री वाले डिपार्टमेंट से जुड़ा है, जो भी विंग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से जुड़ा है, मंत्री परिषद से जुड़ा है, वहां पर प्रधानमंत्री रिलेवेंट तौर पर उसके हेड होते हैं, पॉलिटिकल हेड पीएम होंगे। और जाहिर सा चीज है कि पीएम अगर हेड है तो वहां पर कैबिनेट सचिव उनके मेन पीए हो गए। वहां पर अगर आप ऐसे समझेंगे तो पीए हो गए, लेकिन मुख्य रूप से कैबिनेट सचिव का जिम्मेवारी होता है कि कैबिनेट सचिवालय को मैनेज करना। और कैबिनेट सचिवालय में सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं है, क्योंकि कैबिनेट जब आप वर्ड सुनते हैं, आजकल एक नया वर्ड आता है राजनीति में, सुपर कैबिनेट। मतलब ये कोई संवैधानिक नहीं होता है, लेकिन जैसे कैबिनेट आप लोग जानते होंगे कि मंत्री परिषद में लोकसभा के 15% से ज्यादा लोग मंत्री नहीं बनते। तो सोच लीजिए, एक उदाहरण दे रहे कि 80 आदमी मंत्री बना दिए गए। मंत्री लोकसभा राज्यसभा में से कहीं का हो सकता है, लेकिन टोटल वो भारत में 82 से ज्यादा नहीं हो सकता अभी वर्तमान नियमों के मुताबिक। अब जो लोग मंत्री बने हैं उसमें से कुछ कैबिनेट मंत्री होते हैं। तो कैबिनेट मंत्री में भी 3-4 लोग ऐसे होते हैं जो कोर होते हैं। मतलब कैबिनेट मिनिस्टर अगर सोचिए कि 30 हैं, ये 20 है, 25 है, इट डिपेंड्स अपॉन द विल ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ये प्रधानमंत्री तय करेंगे। तो अगर मान लीजिए कि 30 आदमी कैबिनेट में, बाकी राज्य मंत्री है, ये डिप्टी मिनिस्टर, एक अलग चैप्टर है, जब पढ़ाएंगे तो उसको अच्छा से बताएंगे। अब अगर कैबिनेट के अंदर भी देखिए आज भारत में तो 2 ही 3 लोग मेन है, हमारे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रेल मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, 3-4 लोग ही मेन है। तो पॉलिटिकल साइंस में और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इन दिनों सुपर कैबिनेट, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय सुपर कैबिनेट। So super cabinet indicates about those minister who is going to take decision always. The inner core, जब आप बात करते हैं सरकार में तो बोलते हैं ना इनकी चलती है, ये जैसा सोचते हैं वैसा करते हैं। तो ये जो इनर कोर है उसको क्या बोलेंगे? सुपर कैबिनेट बोलेंगे। मैंने कैबिनेट के अंदर एक सुपर कैबिनेट छुपा होता है, और इसलिए ये बता रहे हैं कि सुपर कैबिनेट में कैबिनेट सेक्रेटरी भी होता है, क्योंकि रिकॉर्ड उसके पास है। सो व्हेनेवर वी टॉक अबाउट सुपर कैबिनेट, देयर कैन बी प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर विथ कैबिनेट सेक्रेटरी। कभी कभी बाहर के भी लोग होते हैं। जब इसके पहले जो सरकार थी भारतीय जनता पार्टी के पहले, तो ऐसा लोग बोलते थे कि प्रधानमंत्री कोई और है, और उन्होंने ठीक लिखा, इसको किचन कैबिनेट भी बोला जाता है। सुपर कैबिनेट को आप किचन कैबिनेट बोल सकते हैं। किचन कैबिनेट बेसिकली क्या होता है कि अपने पसंद के लोगों को, मतलब सुपर कैबिनेट जो होता है ये विद इन द कैबिनेट होता है, और डिफरेंस है इसके साथ किचन कैबिनेट का। तो अगर ये दोनों क्वेश्चन आ ही जाता है परीक्षा में कि सुपर कैबिनेट और किचन कैबिनेट में अंतर बताइए, देखने में दोनों एक जैसा लग रहा है। सुपर कैबिनेट का मतलब है कि विद इन द कैबिनेट 3-4 इंपोर्टेंट लोग हैं जो सारा काम करते हैं, लेकिन वो कैबिनेट में है। लेकिन जब किचन कैबिनेट बोलेंगे तो ये जरूरी नहीं है कि यहाँ के आदमी हो, ये सब बाहर के भी लोग रहते हैं, कुछ बाहर के लोग रहते हैं। तो किचन कैबिनेट जो है, अच्छा अभी बोर्ड ठीक दिख रहा है, चलिए बहुत अच्छी बात। तो जो किचन कैबिनेट की बात होती है
जैसे अमेरिका में किचन कैबिनेट है और भारत में भी रहा है। जब प्रधानमंत्री अपने पसंद की लोगों का एक टीम रखते, जिसको आप बोलते हैं ना कि हम उनके पीए हैं, तो कोई किसी का पीए होता है तो वो ताकतवर हो जाता है। जैसे आप मंत्री जी का पीए है तो ताकतवर है, तो प्रधानमंत्री और उसके सहयोगी मंत्री के जो प्रमुख लोग हैं उनके परिवार के भी हो सकते हैं। जैसे आप पूर्व सरकार में देखते थे कि प्रधानमंत्री कोई और थे भारत में, मनमोहन सिंह जी के समय में, लेकिन किचन कैबिनेट कहीं और था 10 जनपद में। तो सारा डिसीजन तो जनपद में होता था, पीएमओ का सारी फाइल वहां जाती थी। तो ये किचन कैबिनेट था। और सुपर कैबिनेट का मतलब होता है कि मंत्री में सबसे ज्यादा, अगर आगे देखेंगे तो प्रधानमंत्री के अलावा गृह मंत्री का, जो गृह मंत्री हैं उनकी बात ज्यादा सुनी जाती है भारत में। वर्तमान में अमित शाह जी को ज्यादा लोग केयर करते हैं, डिफेंस मिनिस्टर को ज्यादा करते हैं। तो जो 3-4 लोग मुख्य होते हैं डिसीजन लेने में, उनको आप बोल सकते हैं कि सुपर कैबिनेट है। और भारत में मनमोहन जी पीएम थे, तब सोनिया जी लोगों का किचन कैबिनेट, ठीक बता रहे, वो किचन कैबिनेट का उदाहरण है। सिर्फ सोनिया गांधी नहीं, बल्कि ऐसा हमेशा रहा है, पूर्व में भी ऐसा रहा है कि मतलब आपके पसंद के लोग डिसीजन लेते हैं। आप झारखंड के में देख लीजिए कि जब मुख्यमंत्री पूर्व में जो थे, वर्तमान में जो है, तो डिसीजन लेने वाले कुछ और लोग होते हैं। और ये सुपर कैबिनेट होगा, इसका मतलब है कि सरकार के अंदर के लोग, और किचन कैबिनेट का मतलब है बाहर के लोग। ये बेसिक डिफरेंस है। तो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट में हेड, पॉलिटिकल हेड कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। एडमिनिस्ट्रेटिव हेड कौन होगा? कैबिनेट सेक्रेटरी होगा। तो जो कैबिनेट सेक्रेटरी होंगे उनके काम को अगर देखें या फिर सचिवालय के ही काम को देखें तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो कॉन्सेप्ट आया ये 1947 में आया। जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे उनका जो एक काउंसिल होता था, गवर्नर जनरल का काउंसिल जो होता था 1947 में, उसी काउंसिल का नाम बदल करके कैबिनेट सेक्रेटेरिएट कर दिया गया। और कैबिनेट सेक्रेटेरिएट में सुरक्षा के दृष्टिकोण से 3 विंग बनाए गए। तो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट में जो पहला विंग है वो असैनिक होता है, जिसको बोलेंगे सिविल। पहला विंग असैनिक है और दूसरा सैनिक है, जो आर्मी विंग होता है, इसका डिफेंस विंग बोलते हैं उसको। और तीसरा होता है इसका स्ट्रॉन्ग स्पाई सिस्टम, जिसको आप गुप्त शाखा बोल सकते हैं, कि जो मतलब स्पाई, जैसे सीआईडी और सीबीआई वगैरह होता है, जिसको खुफिया आप बोल सकते हैं, खुफिया जानकारी देने वाली। ये 3 विंग जो है, ये कैबिनेट सेक्रेटेरिएट का 3 अलग अलग भाग हो गया। और जो 3 भाग हो गया, इसमें कैबिनेट को सहायता देने के लिए इसका सिविल भाग हो गया। इसका काम क्या होता है? टू हेल्प द कैबिनेट, मतलब कैबिनेट को, इसके जो विभाग में लोग होंगे वो कैबिनेट को सहायता देंगे हमेशा कि उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और जो सैनिक विभाग होगा, इसमें नेशनल डिफेंस काउंसिल होता है। आप जब देखते हैं ना कि प्रधानमंत्री जी कहीं जाते हैं तो उनकी सुरक्षा की दायित्व जो है, ये गृह मंत्री कहीं जाते हैं तो ये विंग तय करता है कि वो सीआईएसएफ को देना है, इन कौन सा इंटेलिजेंस वहां काम करेगा। वो सैनिक विभाग जो है, जो नेशनल डिफेंस काउंसिल होता है, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, ये यहाँ पर काम करता है। और एक डिफेंस कमिटी होती है, इसमें एक डिफेंस कमिटी होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे पार्लियामेंट में जब कैबिनेट के लोग जा रहे हैं, उनको सुरक्षा देना, किनके ऊपर क्या खतरा, उसके लिए खुफिया विभाग है। ये खुफिया विभाग ये बताता है कि कौन कौन सी खतरा, और इसी में आता है भारत का जो टॉप मोस्ट खुफिया विभाग है, जिसको रॉ बोलते हैं।
रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जासूसी करता है और प्रधानमंत्री के ऊपर किस प्रकार की खतरा हो सकती है, संसद में किस प्रकार का हो सकता है, और जो रिपोर्ट आप देखते हैं, जैसे कि किसान आंदोलन के पीछे कौन से लोग छिपे हुए हैं, जो मूवमेंट होता है डेमोक्रेसी में, बंगाल में जिस प्रकार से इलेक्शन के बाद हिंसा हो गया, तो कौन लोग करवा रहे हैं, मैंने इसकी गुप्त जानकारी निकाल करके रॉ के लोग ला करके ये दे देते इसको, और ये सीधा यहाँ से रिपोर्ट किसको कर देगा, कैबिनेट सेक्रेटरी को कर देगा। ये तीनों को मिलाकर के चलवाने की जिम्मेवारी, जैसे परिवार को चलाने के लिए हेड होते, वैसे ये तीनों को जोड़ करके चलाना है, तो उसके लिए कैबिनेट सेक्रेटरी की इंपॉर्टेंट रोल हो जाती है, और जो मंत्रिमंडलीय सचिव है वो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये इसको अगर आप देखेंगे तो सभी डिपार्टमेंट को कोरिलेट करते हुए, मतलब इसको तो कोरिलेट करना ही है, ये सचिवालय का काम है, इसके साथ प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उसके तो करना ही है, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भी करना है, मतलब ये दोनों के साथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भी रिपोर्ट करना, उसको कोरिलेशन में लाना, ये इनका मुख्य काम है। और जैसे जब अध्यादेश आता है, आप लोग जानते हैं अध्यादेश क्या होता है, व्हाट इज ऑर्डिनेंस, उतना लंबा तो आप नहीं बता पाएंगे इसमें, चलिए इतना बता दीजिए कि ऑर्डिनेंस लागू कौन करता है, कितने दिनों तक लागू होता है ऑर्डिनेंस, ये ऑर्डिनेंस अध्यादेश है क्या, कौन अनुच्छेद में, कुछ बता दीजिए आप लोग कि ये अध्यादेश है क्या, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको लागू कौन करता है ये बता दे। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर किसके पास है, क्या लिखें, टेपो लॉ, नहीं समझ में आया, प्रेसिडेंट और आर्टिकल 123, ये दोनों उत्तर सही है, जो एक उत्तर तो सुजाता का था और एक किसी का था, प्रेसिडेंट जो पहले आया था, रीमा रानी है, ऋतु है, राकेश्वर है, तो ये प्रेसिडेंट है। तो प्रेसिडेंट लागू करते हैं, और 6 महीने के लिए जो लिखे हमको लगता है गलत है उत्तर, कितना दिन के लिए लागू रहता है ऑर्डिनेंस, टेम्पोररी लॉ है, हाँ ये तो ठीक बता रहे, तात्कालिक कानून है, कितना दिन तक रहेगा ये कानून, 42 क्या शिवशंकर राम, 42 क्या, 42 दिन, महीना, सप्ताह, मिथुन रवानी 123 प्रेसिडेंट ठीक लिखी, 42 दिन 6 सप्ताह, नीलम कुमारी भी ठीक लिखी। तो ये 42 डेज तक, ये 42 दिन तक लागू रहता है, उस तब तक लोकसभा राज्यसभा से बिल पास नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली हट जाएगा। तो ये ऑर्डिनेंस बनाने के लिए इसकी पूरी जिम्मेवारी कैबिनेट सेक्रेटेरिएट की होती है, कि जो ऑर्डिनेंस रिलेटेड काम होता है। और दूसरा काम होता है कैबिनेट सेक्रेटेरिएट का, कि जब कभी आप प्रेसिडेंट को भाषण देते हुए सुनते होंगे, तो प्रेसिडेंट का स्पीच, पीटी में भी क्वेश्चन आता है कि प्रेसिडेंट का स्पीच लिखता कौन है, तो कैबिनेट सचिवालय लिखता है। प्रधानमंत्री को अपने भाषण में क्या कहना है और क्या नहीं कहना है, मतलब जो कहना है वो लिख करके उनको लेटर दे दिया जाता है, उससे ज्यादा वो नहीं बोल सकते। अगर उससे ज्यादा वो बोल देते, मान लीजिए भारत के प्रधानमंत्री भाषण देने के लिए आ जाए, भारत के राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति ये बोल दे कि कोरोना महामारी से सरकार निपटने में, उनको लिख के नहीं मिला है कागज, वो भाषण देते देते भावना में बह गए और बोल दिए कि कोरोना महामारी में निपटने में सरकार की लापरवाही हुई है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये माना जाएगा वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसको माना जाएगा कि राष्ट्रपति ने संविधान का उल्लंघन किया है,
और उनके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया भी शुरू की जा सकती है अनुच्छेद 61 के द्वारा। इसलिए भारत के राष्ट्रपति वही बोलते हैं जो उनको बोलने के लिए दिया जाता है, वो उनका स्पीच होता है। और यहाँ पर एक लाइन हम एक्स्ट्रा बताएंगे कि राज्यपाल की शक्ति राष्ट्रपति से ज्यादा, राष्ट्रपति का के तुलना में गवर्नर विवेक की शक्ति का प्रयोग करता है बोलते समय। ये राष्ट्रपति के लिए नहीं है, संविधान में राष्ट्रपति के लिए विवेक की शक्ति नहीं। इसलिए आप देखते होंगे कि बंगाल के राज्यपाल, महाराष्ट्र के राज्यपाल, जहां जहां पर एंटी गवर्नमेंट रहती है, उनकी ताकत नजर आती है। हर सरकार में ऐसा हुआ है। जब पूर्व में जो सरकार थी कांग्रेस की, उस समय में भी राज्यपाल ताकतवर थे, और आज भी राज्यपाल जो जहां जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है, दूसरे पार्टी की है, वहां पर गवर्नर बहुत एक्टिव दिखते होंगे आपको। तो ये चलता रहता है भारतीय राजनीति में, 1947 से ये चल रहा है। तो चलिए, सुप्रीम कोर्ट का उस पर जजमेंट भी है, जिस पर हमने पहले भी आपसे बात किया था। तो पार्लियामेंट में जो स्पीच बनता है वो उसके लिए उसका रिपोर्ट बनाना है। और जो रिप्रेजेंटेटिव, आपने एक चीज अभी देखा होगा कि बंगाल में जब हिंसा हुआ था तो एक पार्लियामेंट का दल गया था वो जांच करने के लिए, जिसका बहुत विरोध की थी ममता बनर्जी कि यूपी में क्यों नहीं भेजा, हरियाणा में क्यों नहीं भेजा, यहाँ क्यों भेजा। ये जो दल होता है, जिसको आप बोल सकते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव तैयार करना, रिप्रेजेंटेटिव फॉर द एग्जामिन ऑफ एनी प्रॉब्लम, ये जिम्मेवारी कैबिनेट सेक्रेटेरिएट की होती है ना। ये कैबिनेट सेक्रेटेरिएट की होती है। अगर वो असम में, मेघालय में, दूसरे प्रांतों में भेजा जा रहा है तो वो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट तय करता है कि इसमें कौन कौन जाएगा, कि वहां सही से संविधान चल रहा है अथवा इसका माखौल उड़ रहा है, संविधान का वायलेशन हो रहा है। इसको चेक करने की भी जिम्मेवारी उनको दी जाती है। इसके अलावा ऐसा मामला जिनको कैबिनेट के पास रखना चाहिए, कोई असहमति वाला मामला है पार्लियामेंट का, तो वो सारी चीजों की जिम्मेवारी कैबिनेट सचिवालय की हो जाती है। और जब सचिवालय की बात करते हैं तो उसमें एक व्यक्ति नहीं होता है, उसके लिए आपको ये वाला पिक्चर को याद रखना है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट एनी ऑफ द सेक्रेटेरिएट, यू मस्ट थिंक अबाउट दिस जो क्रोनोलॉजी है। सचिव, अतिरिक्त सचिव, निदेशक, अवर सचिव, अनुभाग अधिकारी, और इसके बाद जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन वाले कैंडिडेट वहां पहुंचते हैं, सेक्शन ऑफिसर, अपर डिवीजन कलर, लोअर डिवीजन कलर, टाइपिस्ट, वो जो जाते हैं, वो पूरा मिला करके वो सिस्टम हो गया। और इसमें अलग अलग जो विंग है जिसकी बात कर रहे थे, इसमें असैनिक और सैनिक, हर विभाग में फिर ये चयन आएगा नीचे, हर विभाग में एक चयन आएगा। और सबके बॉस कौन रहेंगे, वो रहेंगे कैबिनेट सेक्रेटरी, प्रशासनिक हेड। और ऐसे तो आप जानते हैं कि इसके जो प्रमुख होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। तो ये तो कैबिनेट सचिवालय का वर्क था जो सबसे ताकतवर है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि सबसे ताकतवर भारत सरकार में एडमिनिस्ट्रेटिव ताकतवर कौन है, तो वो है कैबिनेट सेक्रेटरी का पद, क्योंकि वो रैंकिंग में भी ऊपर है। तो इसके बाद अब आप कैबिनेट सेक्रेटरी के काम देखेंगे। अब एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता ही है, और आया हुआ है क्वेश्चन कि मंत्रिमंडलीय सचिव के काम क्या है, क्यों ये चर्चा में रहता है, किस प्रकार से इसकी जिम्मेवारी दी गई है। तो जो जैसे कि चीफ सेक्रेटरी का पोस्ट है, तो चीफ सेक्रेटरी के पोस्ट का जिम्मेवारी ये 1799 से लॉर्ड वेलेस्ली के काल में हुआ था। लेकिन ये जो कैबिनेट सेक्रेटरी का कॉन्सेप्ट आया, ये आजादी के तुरंत बाद जो लॉर्ड माउंटबेटन का और सी राजगोपालाचारी का जो काउंसिल था, उस काउंसिल को बना दिया गया कि ये एक 1946 का जो अंतरिम सरकार था। हमें क्वेश्चन आप लोगों से पूछना चाहेंगे यहाँ पर कि भारत जब आजाद हुआ था
1947 में, 15 अगस्त 1947 को। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे और उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? ये दो प्रश्न हम पूछेंगे आप लोगों से। उसी समय पर कैबिनेट सेक्रेटरी का पद आया और कैबिनेट सेक्रेटरी के पद को उस समय से लगातार जारी है, 1947 से। लेकिन हमारा प्रश्न है कि 1947 में आजादी के समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था? सबसे पहला आंसर किसका आ सकता है देखते हैं। और कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? इंस्टेंट किसी को पता है जो सबसे पहले बताए? इटली, ये राजकेश्वर यादव का सबसे पहले आंसर आया है। क्लेमेंट एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। इसके बाद उत्तर आया है सद्दाम खान का और सुजाता शर्मा का। उत्तर सी राजगोपालाचारी गलत उत्तर है, क्लेमेंट एटली ये उत्तर। चलिए फर्स्ट 3 उत्तर का नाम ही सिर्फ पढ़ेंगे, इसके बाद आप बताइए कांग्रेस के अध्यक्ष कौन था 15 अगस्त 1947 को? अभी एटली तो आ रहा है, चर्चिल गलत नाम है नीलम कुमारी जी। सभी लोगों का एटली सही है, लेकिन हमारा एक और क्वेश्चन था कि 15 अगस्त 1947 को आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? सही उत्तर आ गया शिवशंकर राम का सबसे पहले, जेबी कृपलानी। ये अधिवेशन मेरठ में हुआ था 1946 में। और जैसा आप जानते हैं कि कांग्रेस का जो अधिवेशन है वो अधिवेशन अक्सर दिसंबर महीने में होता है, इसलिए 46 वाले जो मेंबर थे वो मेंबर जो थे 1946 वाले वही अध्यक्ष 47 में भी रहेंगे, इसलिए वो सही है। तो चलिए कैबिनेट सेक्रेटरी जो पढ़ रहे हैं उसमें बात शुरुआत करते हैं कि ये जैसा कि आप जानते हैं कि ये 11वें नंबर पर क्रम में है, 11th रैंक है इनका। भारत में जब राष्ट्रपति से लेकर नीचे रैंक आते हैं वो एक दिन क्लास में बताएंगे, उसमें कैबिनेट सेक्रेटरी का 11वां नंबर पर रैंक आता है। अब इनके मुख्य काम कौन कौन से हैं? जैसे आप जानते हैं कि चूंकि ये कैबिनेट के सेक्रेटरी हैं, इसलिए इनका पहला काम लिखेंगे कि कैबिनेट बैठक का संचालन करना। इनका पहला काम क्या हो गया कि जितने भी कैबिनेट की बैठक होगी, कैबिनेट सिटिंग, उसको ऑर्गेनाइज करना इनकी जिम्मेवारी होती है। कैबिनेट के बैठक में ये शामिल भी होते हैं, क्योंकि इनके पास तो रिकॉर्ड है। ये कैबिनेट के मेंबर लीगल तौर पर तो नहीं है, लेकिन ये शामिल हो सकते हैं क्योंकि इनके पास ही सारे रिकॉर्ड रहते हैं। इसके अलावा जो भी काम होता है उसकी ड्राफ्टिंग को सभी मंत्री को तक भिजवाना, ड्राफ्टिंग ऑफ डिसीजन, जो भी कैबिनेट की बातचीत हुई, जो भी कैबिनेट की बैठक हुई, उसकी ड्राफ्टिंग को ये भेजते हैं कि ये ड्राफ्टिंग जाए। सभी मंत्री तक ये बताते हैं कि क्या क्या निर्णय लिया गया था, जो लास्ट डिसीजन होता है उसको। अगर बैठक के दौरान कोई विवाद हो जाता है, इफ एनी कंट्रोवर्सी इज देयर, इस कंट्रोवर्सी को सॉल्व करना ये इनका मुख्य काम होता है। जब आप देखते हैं ना मंत्री के बीच टेंशन होता है कभी कभी, क्या डिसीजन लेना चाहिए, क्या डिसीजन छोड़ना चाहिए, तो ये भी जिम्मेवारी कैबिनेट सचिवालय के कैबिनेट सेक्रेटरी को ही होता है। और जितने भी मुख्य सचिव हैं, इसका तो ये पदेन अध्यक्ष होता है। जितने चीफ सेक्रेटरी होंगे भारत में, सभी चीफ सेक्रेटरी का जितना सम्मेलन होगा, जैसे झारखंड के मुख्य सचिव, बिहार के मुख्य सचिव, ये सभी चीफ सेक्रेटरी का जितना भी कॉन्फ्रेंस होगा, उस कॉन्फ्रेंस का ये पदेन हेड है। मतलब यही कैबिनेट सेक्रेटरी ही उस कॉन्फ्रेंस को
को लीड करेंगे। यूपीएससी आप लोग जब क्वालिफाई करिएगा, यूपीएससी का जो बोर्ड होता है, सिलेक्शन बोर्ड, यूपीएससी सिलेक्शन बोर्ड का हेड कैबिनेट सेक्रेटरी रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट पद है कैबिनेट सेक्रेटरी का। जब आप आईएएस बनिएगा, और आईएएस लोग ही वहां तक जाते हैं, ये भी ध्यान रखना है। तो अगर आप ऐसे सोचिए, इनकी ताकत का अंदाजा लगाइए। अगर भारत में कोई वर्किंग गवर्नमेंट है, वर्किंग गवर्नमेंट का मतलब क्या हुआ कि सरकार गिर गई लेकिन चुनाव होने में वक्त है, तो राष्ट्रपति बोलते हैं कि आप तब तक काम करिए, आप तब तक काम करिए। अभी उस समय में आप समझिएगा तो प्रधानमंत्री कैबिनेट सचिव ही है। वर्किंग प्राइम मिनिस्टर कोई डिसीजन नहीं ले सकता, वो सिर्फ नाम मात्र का बनाकर रखा जाता है। तो ऐसे समय पर अगर आप देखिएगा वर्किंग प्राइम मिनिस्टर, तो उस समय पर सबसे ज्यादा ताकतवर कैबिनेट सेक्रेटरी हो जाता है। इसलिए भी ये पद बहुत इंपॉर्टेंट होता है भारत सरकार में। जैसा आपको बताए कि जितनी भी इकोनॉमिक मामले का समिति बनता है, आर्थिक मामले पर जितनी भी समिति बनती है, जिसके जिसके भी हेड प्रधानमंत्री होते हैं, आर्थिक मामले के सभी कमेटी के हेड प्रधानमंत्री है, उसका भी मेंबर कैबिनेट सचिव होता है। ये भी आप जोड़ लेंगे अपने नोट्स में, कैबिनेट सेक्रेटरी उसका भी मेंबर होता है। और चयन बोर्ड जो होता है ना, अंतरिक्ष आयोग के लिए या परमाणु ऊर्जा आयोग के लिए जो सिलेक्शन बोर्ड होता है, एटॉमिक एनर्जी वाला, उसके सिलेक्शन बोर्ड का भी ये मेंबर रहता है। कैबिनेट सेक्रेटरी उसके भी मेंबर होते हैं, ये भी जानना। इसके अलावा सिर्फ अगर आप विदेश मंत्रालय के अधिकारी को छोड़ दीजिए, एक्सेप्ट फॉरेन मिनिस्ट्री, बीच में थोड़ा सा नेट चला गया था, तो इनकी जिम्मेवारी प्रमुख हो जाती है। अगर इनको सिर्फ छोड़ दिया जाए तो दूसरे विभाग में इनकी जिम्मेवारी, सभी विभाग के लिए रिकमेंडेशन इनका होता है। जितने भी डिपार्टमेंट होंगे उसके लिए रिकमेंडेशन इनका होता है, तो इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा जितने भी सचिव समिति बनेगी, मतलब कभी भी अगर कोई सेक्रेटरी लेवल की कमेटी बनती है, कमिटी ऑफ सेक्रेटरी, तो उसके अध्यक्ष कैबिनेट सचिव ही होंगे। कभी भी ऐसा अगर होता है तो यही रहेंगे। प्रधानमंत्री का और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का अगला पॉइंट में लिखेंगे, पीएम का और मंत्रिमंडल का या मंत्री परिषद का सबसे पहला और प्रमुख सलाहकार कैबिनेट सचिव होता है। दोनों चीज, द मेन एडवाइजर ऑफ प्राइम मिनिस्टर एज वेल एज द मेन एडवाइजर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सो व्हाट डिसीजन हैज टू टेक इन द कंट्री, ये कैबिनेट सचिव ही बोलते हैं। और कैबिनेट सचिवालय में इस कारण से इनका पहला रैंक होता है। कैबिनेट का एजेंडा ये बताएंगे कि किस एजेंडे पर बैठक हो रही है। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार के सारे काम ही समझिए ये देख रहे हैं। इसी प्रकार से एजेंडा के साथ साथ प्रशासन की स्टेबिलिटी हो, स्टेबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये जिम्मेवारी भी इनके पास होता है कि प्रशासन स्थिर हो, ये भी इनको देखा जाता है। और इनको लगभग 4 साल की, इनकी 4 से 5 साल, क्योंकि प्रशासनिक आयोग ने ये बोला था कि 4 से 5 साल इस पद पे रहना चाहिए। और इनको ये जिम्मेवारी आगे दी जानी चाहिए कि इनकी जिम्मेवारी इनफैक्ट है भी कि यूपीएससी से जो लोग सिलेक्शन होकर के आ रहे हैं,
वो और ज्यादा एफिशिएंट और चैलेंजिंग कैसे बनेंगे। तो आपने देखा होगा कि पहले जब परीक्षा होती थी आईएएस की, तो उसमें एथिक्स आइडियोलॉजी नहीं होता था, पहले सब्जेक्ट वाला होता था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, लोक प्रशासन, ऐसा चलता था पीटी में ही। फिर मेन में 2 विषय होते थे। लेकिन धीरे धीरे क्वेश्चन का पैटर्न सिविल सर्विस में बदला गया, ये कैबिनेट सचिव की सलाह से होता है। और आप जब ज्वाइन करेंगे तो एक एफिशिएंट पदाधिकारी बने, कैसे बनिएगा? तो आप देखेंगे तो मोरल वैल्यू और मोरल एजुकेशन पर ज्यादा फोकस किया गया। जब मोरल वैल्यू की बात होती है तो नैतिक शिक्षा जिसको बोलते हैं, तो एथिक्स आइडियोलॉजी, जिसमें डिसीजन लेने पर फोकस किया गया है कि आप डिसीजन कितना जल्दी लेते हैं, आप डिसीजन कितना जल्दी लेते हैं। तो आप यूपीएससी का कोई क्वेश्चन देख लीजिए, कभी अगर आप देखे भी होंगे, तैयारी करें तो देखे ही होंगे, तो सीधा सीधा क्वेश्चन मेंस में नहीं देता है और ना पीटी में देता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं रहता है। महात्मा गांधी का स्वदेशी आंदोलन के बारे में बताइए, ऐसा क्वेश्चन नहीं देता है। क्वेश्चन एकदम ट्विस्ट किया जाता है, जिसकी रिलेवेंसी भी नजर आएगी, आपकी थिंकिंग पावर पता चलेगा। ऐसे लिखने के लिए देता है। अब एक साल क्वेश्चन दे दिया कि ब्यूरोक्रेसी और लीडरशिप में ज्यादा करप्ट कौन है। कभी कभी क्वेश्चन देता है कि जैसे आप सिविल सर्विस को ज्वाइन किए और ज्वाइन करने के बाद आपने देखा कि जो सोच करके आप आए थे कि बदलाव करेंगे वो नहीं दिख रहा, सारे क्लर्क वहां पर घूस ले रहे हैं और आप उनको सुधरने के लिए बोलते हैं, लेकिन क्लर्क हड़ताल कर देते हैं। और जब आप एक्शन लेने की बात करते हैं तो आपके ऊपर गंभीर आरोप, मोलेस्टेशन का चार्ज लगाकर अपने महिला मित्र के द्वारा आपको मुकदमा में फंसा दिया जाता है। आप आईएएस ऑफिसर हैं, उस समय पर आप नीतिगत निर्णय क्या लेंगे, क्यों लेंगे, इसकी व्याख्या कीजिए। तो आपको ये चीज फेस करना, जब आप नौकरी में जाइएगा तो फेस करना। वैसे आता है कि राशन का चीनी आपके स्कूल के टीचर लेने के लिए आए हैं अपनी बेटी की शादी के लिए, आपको दुहाई दे रहे हैं कि आपको उसने गरीबी में पढ़ाया था, आप उस समय निर्णय क्या लेंगे? तो आपके जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो कितना सही है, कितना एक्यूरेट है, ये यूपीएससी में अब ये चेक कर रहा है। और जो मेंस परीक्षा लिया जाता है उसका पर्पस भी यही है कि आपकी लेखन शैली कितनी स्ट्रांग है। तो आपको लगता है अच्छा नोट्स होना चाहिए, क्यों सोचते हैं अच्छा नोट्स? क्योंकि आपके अंदर जो चीजें छुपी हुई हैं वो कॉपी में दिखनी चाहिए, इसलिए मेंस इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि फैक्चुअल इसमें बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है कि फैक्ट डालिए, आप टू दी पॉइंट कितना अच्छा रहते हैं। तो कैबिनेट सचिवालय से अगर क्वेश्चन देता है तो आजकल के क्वेश्चन में हमेशा पूछा जाता है कि इसमें और सुधार क्या होना चाहिए। क्योंकि जो काम है, मान लीजिए कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके पढ़ाई में और सुधार क्या होना चाहिए, हमारे पढ़ाने में और सुधार क्या होना चाहिए, सरकार को चलाने में सुधार क्या होना चाहिए। हर समय हम लोग सुधार की बात करते हैं। इसलिए जब मेंस के क्वेश्चन जेपीएससी में, यूपीएससी में आते हैं तो उसमें एक चीज पूछा जाता है कि आपका इसमें विचार क्या। भारत में गरीबी नहीं है, सबको पता है कि गरीबी हट नहीं रही, बेरोजगारी बढ़ते जा रही है, तो सरकार ने क्या किया, पहला ये, और इसको आप अच्छा से लागू कैसे कीजिएगा, दूसरा ये दोनों को मिलाकर के क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए आप देखिए, विचार यूपीएससी को और कितना एफिशिएंट बनाया जाए, कितना चैलेंजिंग बनाया जाए, और क्या नौकरी के बाद भी एक इवैल्यूएशन कमेटी हो कि जब आईएएस लोग कर जाते हैं तो करने के बाद वो जो बोल करके सत्ता में आते हैं
सत्ता मतलब नौकरी में जाते हैं। अगर वो नहीं पूरा कर रहे हैं तो क्या उनके ऊपर एक्शन करने का प्रावधान होना चाहिए। ये सारी चीजें आने वाले समय में पता चलेगी। इसी प्रकार से आप ये सजेशन दे सकते हैं कि जो प्रशासनिक सुधार आयोग जिसने बताया था कि कैबिनेट समिति में एक एज ए वर्किंग एम्प्लॉय भी कैबिनेट सेक्रेटरी को सोचना चाहिए कि नीचे लेवल पर करप्शन आखिर दूर कैसे होगा, ये उनकी जिम्मेवारी होनी चाहिए। आप ऊपर बैठ करके सिर्फ कानून बना रहे हैं, बट हाउ टू इंप्लीमेंट, ये तो चैलेंज है ना। हम आपको नोट्स देते जा रहे हैं, बट इसको याद कैसे करेंगे। हम आपका क्लास लेते जा रहे हैं, आपको याद कैसे होगा, ये आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। इसको अगर आप सुधारते हैं तो डेवलपमेंट दिखने लगेगा। तो इसी प्रकार से कभी कभी क्वेश्चन गृह सचिव से आ जाता है, कभी वित्त से गृह सचिव का रैंक उपसेना प्रमुख और लेफ्टिनेंट जनरल के बराबर होता है। होम मिनिस्ट्री का वो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है, तो बाकी स्ट्रक्चर सेम रहेगा। अगर क्वेश्चन को घुमा दिया जाए, अभी कैबिनेट सेक्रेटरी के जगह में होम सेक्रेटरी से प्रश्न आ जाए कि गृह सचिव के काम क्या है, तो बाकी सारी चीजें वही रह जाएंगी। गृह मंत्रालय का काम, गृह सचिव का मुख्य काम होता है कि भारत के अंदर विखंड यूनिटी इंटीग्रिटी को बचा करके रखना। अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल दिया जाता है, जैसे होम सेक्रेटरी पे क्वेश्चन जाएगा तो यूनिटी इंटीग्रिटी, उसका मेन काम है कि भारत की एकता और अखंडता जो हमारा प्रस्तावना में है इसको बचाया जाए, और जितने भी इंटेलिजेंस है इसको कंट्रोल करना। इसलिए आप बार बार सुनते होंगे कि सीबीआई को लेकर के विवाद हो जाता है, लेकिन ये भारत सरकार के गृह मंत्रालय के ऊपर डिपेंड करता है कि कहां क्या करना चाहिए, किस रीजन में राष्ट्रपति शासन लगाना है कि नहीं लगाना है, इसका डिसीजन भी गृह मंत्रालय लेगा, प्रेसिडेंट रूल। और कहीं भी वायलेंस हो रहा है, आपने देखा होगा अभी बंगाल वायलेंस या पूर्व में जम्मू कश्मीर वायलेंस, कहीं भी अगर वायलेंस हो रहा है तो इसकी भी पूरी जिम्मेवारी गृह मंत्रालय की होती है। तो इसी प्रकार से कभी क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट करता है, कभी वित्त फाइनेंस सेक्रेटरी आ जाएगा तो आपका ऊपर के सिर्फ पद बदलेंगे, रैंकिंग वही रह जाएगा। जैसा हमने बताया था, पिछले क्लास का रैंक या पहले शुरू में दिखाया था, रैंक तमाम वही रहेंगे, सिर्फ आपको उसका काम उस विभाग से जुड़ जाएगा। अब सिर्फ वित्त सचिव के बारे में क्या होगा, बजट बनाना, अकाउंटिंग करना, भारत सरकार में ऑक्शंस में जो पैसा आता है उसको देखना, जो संचित निधि से पैसा खर्चा होता है उसको देखना, कैग के साथ रिलेशन बैठाना, महालेखाकार की रिपोर्ट को अध्ययन करना, पब्लिक अकाउंट कमेटी जो लोकसभा में बनाई जाती है जिसमें 22 मेंबर होते हैं, लोकसभा और के 15 राज्यसभा के साथ, उसके रिपोर्ट का अध्ययन करना, ये वित्त सचिव की जिम्मेवारी होगी। कहां पर नया टैक्स लगाएंगे, जीएसटी वित्त सचिव ने ही पहले प्लान किया होगा, कौन सा नया टैक्स लगाना जरूरी है, आज क्यों टैक्स घटाया जा रहा है जीएसटी का, पेट्रोल का दाम बढ़ाना चाहिए नहीं बढ़ाना चाहिए, ये सारे वित्त डिपार्टमेंट देखते हैं, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के साथ वो सिर्फ लाइनअप कर लेंगे। तो सभी के विंग उससे संबंधित जो काम होते हैं वो बटे हुए होते हैं। तो इतना कैबिनेट सेक्रेटरी में है। आप लोगों को कुछ पूछना है आज की क्लास से तो आप पूछ सकते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं आज की क्लास से? आज के क्लास से कुछ पूछना है कि नहीं को? नोट्स आप लोग बनाते रहिएगा, नोट्स आपको मिल ही जाएगा सारे लोगों को। हमारा इस कोरोना के बाद में विजिट है, तो आपके क्षेत्र में जब आएंगे पूर्व सूचना दी जाएगी, तो आपके नोट्स को चेक भी कर सकते हैं।
रैंक इसका 11वां है, 11th है। रैंक का मतलब सिंपली प्रोटोकॉल है कि किसी कार्यक्रम में अगर मुख्यमंत्री और राज्यपाल दोनों चले जाते हैं, हाँ कैबिनेट सेक्रेटरी ऊपर होगा, होम सेक्रेटरी से कैबिनेट सेक्रेटरी ऊपर होगा, तो अगर दोनों चले जाते हैं तो वहां पर राज्यपाल ही मुख्य अतिथि होंगे, ये प्रोटोकॉल है। कहीं पर विधायक और कोई मंत्री चला जाता है तो मंत्री ही होगा, प्रोटोकॉल है, वहां डीसी नहीं हो सकते। तो ये रैंक प्रोटोकॉल को बताता है और उसी रैंक के हिसाब से उनकी सुविधा होती है। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही बताते हैं। ओके, थैंक यू।